तो चुनावी कसरत है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये कि किसकी पूरी होगी हसरत। चुनावी कसरत, यहां बात सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव केदारनाथ तक सीमित नहीं है। निकाय के चुनाव भी सर पर हैं और ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने तय किया है कि इस बार प्रत्याशियों का चयन ठोक बजाकर किया जाए। यानी प्रत्याशियों को पहले परीक्षा देनी होगी और फिर उसके बाद टिकट मिलेगा। निकाय और उपचुनाव के सियासी दंगल में किसका होगा मंगल, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना अपना प्लान तैयार किया है। बीजेपी की अपनी रणनीति, कांग्रेस की अपनी रणनीति। प्रत्याशियों के चयन का जिक्र करें तो उससे पहले बीजेपी ने जो चुनावी कसरत की सरकार के द्वारा कि 5 मंडलों में 5 कैबिनेट मंत्रियों की तैनाती कर दी। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया उसके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। अब कमेटी क्या करेगी? कमेटी धरातल पर सर्वे करेगी। जो दावेदार हैं प्रत्याशियों के, उनके जनाधार को तोलने का काम होगा। सर्वे से यह तय होगा कि जनता के बीच में लोकप्रिय है कौन, और फिर सर्वे के बाद प्रत्याशी बनाने का काम होगा। लेकिन केदारनाथ में कांग्रेस के सामने टेंशन यह है कि 3 दिग्गज चेहरे टिकट चाह रहे हैं। मनोज रावत पूर्व विधायक, गणेश गोदयाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, और हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री, ये संभावित प्रत्याशी हैं केदारनाथ को लेकर। और केदारनाथ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मंगलोर बीजेपी ने गवा दिया, बद्रीनाथ बीजेपी हार गई। ऐसे में केदारनाथ का उपचुनाव अब बीजेपी के लिए नाक और साग का सवाल बन गया है। और सियासी लिहाज से यह कसरत अब कांग्रेस ने शुरू कर दी है, क्योंकि अयोध्या, और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ। यह तमन्ना है कांग्रेस की कि केदारनाथ को जीत के देश की सियासी फलक पर एक संदेश दिया जाए, जबकि बीजेपी यह पहले ही तय कर चुकी है कि किसी भी हाल में केदारनाथ नहीं गंवाना है। इसलिए यह लड़ाई और भी दिलचस्प हो चुकी है। और निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन से पहले सर्वे होगा और फिर उसके बाद टिकट का ऐलान, सिंबल का ऐलान, या फिर पार्टी के चेहरे का ऐलान। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हनी पाठक हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है, रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो हनी पाठक, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये प्रत्याशियों को परीक्षा देनी होगी, लग रहा है कि तो बद्रीनाथ का घाव बहुत गहरा लगा है, नहीं? तिलक जी देखिए, कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी होगी। ये आया है बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, माननीय सांसद जी का बयान ये आया है कि देखा जाएगा कि प्रत्याशियों को क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या चीजें हैं, उन सब चीजों को देखने और आकलन करने के बाद, और जनता के बीच उनके मूल्य क्या हैं, जनता के बीच उनका फेस क्या है, उसके बाद ही हम टिकट व्यक्ति को देंगे। यानी कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का, जिसके ऊपर गंभीर आरोप हो, महिला अपराध से जुड़ा हुआ कोई चेहरा हो जो आपकी पार्टी में, उसको टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, जो भी व्यक्ति किसी भी मामले में किसी भी आरोप से घिरा होगा, उसका स्थान पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में उसका स्थान शून्य है। और कहीं इस किसी नहीं, मैं बृजभूषण की बात नहीं कर रहा, मैं बृजभूषण की बात नहीं कर रहा, की बात करी भी नहीं है। अच्छा, और मुझे लगा शायद आप बृजभूषण की बात कर रहे हैं। जिस आरोपी को तब तक आरोपी नहीं कहा जाता जब तक उस पर आरोप सिद्ध न, और नहीं, उसे दोषी बोला जाता है। हनी जी वो दोषी होता है, आरोपी होता है। तिलक जी सुनिए, आप मेरी बात सुने। जैसे वो पार्टियों की बात रही ना, पार्टियों की बात रही, तो राधिका खेड़ा ने जो इल्जाम लगाए थे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
प्रियंका ने जो एक्शन इल्जाम लगाए थे, नहीं, मैं मुकेश बोरा की बात नहीं कर रहा, वो मुकेश बोरा नाम है लिया उसका। गया। हनी जी, मैंने सुने, मेरी बात सुने पहले। मुकेश बोरा नाम है ना उसी का, जिसके ऊपर अपराध कंप्लीट दुग्ध व्यापारी संघ के अध्यक्ष, मैं पूरा परिचय दे देती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके से बचाने का प्रयास नहीं किया। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संजय धारीवाल को बयान दे रहे थे, अध्यक्ष है कि नहीं अभी वो जनाब? संसद सत्र में बयान दे रहे थे कि बलात्कार के अध्यक्ष है कि नहीं जनाब? मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होंगे ही। इस तरीके का बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी नहीं बख्शती है। अच्छा, ये प्रत्याशियों के लिए परीक्षा वाला क्या मामला है? बलात्कार में मैंने आपको अभी भी कहा, परीक्षा वाला शब्द कहीं भी किसी भी एंगल से किसी भी पार्टी के पदाधिकारी ने ये सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा कि नहीं? आपने कहा, आप अपने स्टेटमेंट को सुने तिलक जी, आपने ये बोला है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी होगी। तो परीक्षा का मतलब ये होता है मैडम, वो जनता के बीच में लोकप्रिय है या नहीं है? परीक्षा का मतलब ये होता है कि उसने जनता की आवाज उठाई या नहीं उठाई? परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं या नहीं? परीक्षा वाला शब्द गलत है, मैंने ये कहा है, और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही कहा है कि जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उसका ठीक ढंग से आकलन करने के बाद ही हम निर्धारित करेंगे कि किसको पार्टी का सिंबल देना है या किसको पार्टी का सिंबल नहीं देना है। लेकिन परीक्षा में बैठने जैसा शब्द जो अभी आप कह रहे थे, इस तरीके का मैडम, अगर आप चुनावी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसको परीक्षा ही कहा जाता है मैडम, ये कोई नहीं हो रहा है कि टेबल लगी है, बच्चे से एग्जामिन किया जा रहा है, ओरल टेस्ट लिया जा रहा है, इसको परीक्षा कहा जाता है। अच्छा, ओके, आप ये कह रहे हैं उसको परीक्षा कहा जाता है कि टेबल लगाओ। मुझे तो लगा कि ये चुनावी परीक्षा भी है। खैर कोई बात नहीं, चुनावी परीक्षा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है कि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और जनता हमें क्या रिजल्ट देती है, मगर कैंडिडेट का जो आप बार बार बोल रहे हैं, कौन देगा? वही जो बच्चा इम्तिहान में बैठेगा, उसे ही तो परीक्षा देनी है। आपने कहा परीक्षार्थियों को परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही टिकट मिलेगा। ठीक है, मैंने गलत कहा मैडम, मैं कुतर्कों पर बहस नहीं कर सकता, मेरी आदत है, जहां लगे कुतर्क है वहां हाथ जोड़ दो। मैंने गलत कहा, ठीक हनी जी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं कुतर्कों पर बहस करूं। मैं कुतर्क तो मैं करती ही नहीं हूं तिलक जी, कुतर्क तो मैं करती ही नहीं। मैडम, वो आपको लगता है प्रत्याशियों की परीक्षा नहीं होगी तो आपकी मर्जी, आपका विवेक। मुझे लगता है कि प्रत्याशियों की परीक्षा होती है जनता की अदालत में, तो आपका मैंने ये कहा है कि जनता के बीच उनका क्या वो रहेगा उस हनी जी, मैंने कहा ना, मैं बहस नहीं करना चाह रहा। आप कह रहे नहीं है परीक्षा तो नहीं है, बात खत्म हुई मैडम। मैंने परीक्षा शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया। मैं कर रहा हूं परीक्षा शब्द का इस्तेमाल। लोकतंत्र में और कोई तकाजा नहीं होता मैडम, परीक्षा देनी पड़ती है। जो रण में उतरता है उसको प्रतीक्षा और परीक्षा दोनों देनी पड़ती है। उसका फैसला जनता हाँ, तो वो जनता की अदालत में परीक्षा ही देनी है मैडम। जनता वहां आपको बिना परीक्षा के कोई पास नहीं करेगा। पार्टी का सिंबल मिलेगा, जब पार्टी का सिंबल मिलेगा उसके बाद जनता हमारी परीक्षा ओके मैडम, ओके रिजल्ट कितना नहीं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैंने गलत कहा, परीक्षा नहीं होगी, बस ठीक। अब आप खुश? आप खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। मैडम, अब आप अगर कुतर्कों पर बहस करेंगे तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है ना उसका। रविंद्रनाथ कौशिक जी, खैर कांग्रेसियों की आदत है देर से आने की, तो कांग्रेसी आ गए हैं, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन पहले कौशिक जी आपके पास, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट वाली सर्विस है ये मामला। कौशिक जी क्या दिखाई दे रहा है? वो कह रहे हैं कि नहीं, वो परीक्षा वरीक्षा नहीं होती हमारे यहाँ, सीधा जैसे ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया। परीक्षा कौशिक जी हमारे यहाँ तिलक जी, कैसे देखा जाए एक चुनावी कसरत को बीजेपी और कांग्रेस की? हनी जी की बात से मैं क्या कहूँ, देखिए मंगलौर में इनके यहाँ क्या होता है कि एक पैनल भेजा जाता है 3 लोगों का, तो उससे पहले आपकी नीचे लेवल से जो भी चाहे कोई दावा कर सकता है और कहीं का कहीं भी कर सकता है। लेकिन पार्टी की ओर से जो हाईकमान को पैनल जो है वो 3 लोगों का भेजा जाता है प्रायोरिटी वाइज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंगलौर में कोई जो है पैनल गया था। मंगलौर में पैनल नहीं गया था ना? हाँ, वो तो आपकी जो है वो तय कर लिया गया भाई, हमारे जो पहलवान थे वो आपकी जो है 2002 से आपके अपने जो है वो सामर्थ्य दिखा चुके। अब कहीं आउट ऑफ बॉक्स जो है कोई कैंडिडेट लाया जाए
और मैं नहीं, वो तो फरीदाबाद से एक्सपोर्ट किए गए भाजपा की ये प्रत्याशी फरीदाबाद से एक्सपोर्ट किया गया था वो तो। हाँ, वो भाजपा की रणनीति कामयाब रही हाँ, और वो रणनीति बहुत अच्छी रही। मंगलौर में भाजपा ने सबसे अच्छा चुनाव लड़ा है। नहीं, मंगलौर में तो बहुत कुछ लड़ा गया सर। हाँ, मंगलौर में तो बहुत कुछ लड़ा गया। हाँ, जो भी है, जो कागजों पे जो हमने वोट देखे हैं, जो अंतर देखा है, जो वहां पे हिसाब किताब देखा है, तो मानना पड़ेगा कि जब से प्रदेश बना है तब से अब तक जो है मंगलौर में भाजपा ने सबसे बढ़िया चुनाव लड़ा। नहीं, इससे पहले कभी हुआ भी नहीं। जो दृश्य सामने आया मंगलौर में, उससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में कभी ऐसा दृश्य नहीं आया। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था वहां। देखिए, चुनाव में, चुनाव की राजनीति में एकमात्र उद्देश्य होता है चुनाव जीतना। आप कितने ही अच्छे हों, कितने काबिल हों, अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो आप अपने घर बैठिए। कानून को हाथ में लेने का भी अधिकार होता है, साम दाम दंड भेद टाइप का। राजनीति में सब होता है, वहां सब होता है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, किसी को भी पकड़ के पीट दो। तिलक जी, आपकी उम्र इतनी नहीं है। हाँ, हमने बूथ कैप्चरिंग देखी है। बिल्कुल देखी होगी सर, लेकिन उत्तराखंड में देखी सर। हाँ, तो नहीं, उत्तराखंड में देखी कौशिक सर। बहुत सभ्य चुनाव होने लगे हैं कौशिक सर। उत्तराखंड में देखी आपने बूथ कैप्चरिंग? बिल्कुल देखी महाराज, बिल्कुल देखी। उत्तराखंड बनने के बाद हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हमारे जो है देहरादून में, पचवादून में भी ऐसा है। उत्तराखंड बनने के बाद बिल्कुल देखें। अच्छा, तो इसी तरह उत्तराखंड में चुनाव हुआ सर। टेक्नोलॉजी और कानून में सुधार जो है कम से कम ऐसा हो गया है कि अब जो है उसमें काफी कुछ काबू हो गया। अब ये चुनावी कसरत को किस तरह से देखा जाए जो है? देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि लोकतंत्र में पहली शर्त होती है चुनाव जीतना। कौन कैसे जीतता है ये लोग भूल जाते हैं। आपकी जो है गिनती ये होती है कि भाई इसके इतने जीते गए, इसके इतने जीते गए, जिसके ज्यादा जीते हैं वो सरकार बनाएगी। तो उसमें जो है अच्छे बुरे की आपके पहचान रही नहीं, अब जो है सिर गिने जाते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक। खेम जोशी जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही वैसे जी। जोशी जी, ये कांग्रेस भी खूब कसरत कर रही है केदारनाथ को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर। बीजेपी ने तो प्लान तैयार किया है। मैं परीक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो परीक्षा पर एतराज है बीजेपी को। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं आपसे। ये जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है कांग्रेस की कसरत का, अब आपने क्या प्लान तैयार किया निकाय और केदारनाथ को लेकर? निकाय हिसाब से आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे आपने मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, निश्चित तौर पर केदारनाथ सीट और जो आने वाले निकाय चुनाव हैं, पंचायत चुनाव, उनमें कांग्रेस बम्पर सीट दर्ज करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने जो है बूथ लेवल से जो भी कार्यकर्ता हैं पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस। नहीं, प्लान क्या है? चुनाव तो लड़ना ही है। अब जैसे इन्होंने तैयार किया कि भाई सर्वे होगा पहले, फिर सर्वे के आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। सर्वे कैसा होता है हमको मालूम है। वैसे जैसे मंगलौर में हुआ, बीजेपी ने कहा कि नहीं ये प्रत्याशी लड़ेंगे। बोले कहां से है? बोले फरीदाबाद से है, इनको लड़ाना है। बस बात खत्म, हो गया। सर्वे हो गया ना, पैनल तैयार हो गया। लेकिन कांग्रेस के लिए टेंशन सबसे बड़ी ये है कि जो केदारनाथ का उपचुनाव है, एक तो हरक सिंह रावत, वो तो उनके बारे में तो खैर बच्चा बच्चा जानता है उत्तराखंड का। शेरे गढ़वाल तथाकथित है, सत्ता मेरे जूते की नोक पे, मंत्री पद नहीं लूंगा, कसम धारी देवी की। लेकिन कांग्रेस का अपना प्लान, कांग्रेस जो है जिसको भी कैंडिडेट बनाई कांग्रेस का, हाँ, कोई भी जो भी कैंडिडेट आएगा तो पूरे कांग्रेसी जो भी हैं पूरे विजान से उसके पीछे काम करेंगे। जिसको भी कैंडिडेट वहां पर बनाया जाएगा, सारे कांग्रेसी एकजुट होकर उसके लिए काम करेंगे। नहीं तो प्लान क्या है? कुछ तो प्लान होगा ना, या फिर मन की मौज है जो चाहे वैसे, जैसे आपके प्रदेश पर भारी है मन की मौज है, उसमें पूरा सर्वे, उसमें ये देखा जाएगा किसका जनाधार वहां पर अच्छा है, कौन वहां पर सीट को जीत सकता है, तो उसी को कांग्रेस टिकट देगी वहां पे। अच्छा, तो किसकी चलेगी? कुमारी शैलजा की, करण माहरा की, या फिर हरीश रावत की, या प्रीतम सिंह की? नहीं चलेगी ये तो। देखो, ये कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस जो है सारे लोग आपस में मिल बैठ के एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे कि जो मतलब वहां पर सीट को जीत सकता है। नहीं, कैसे? मैं वही तो पूछ रहा हूं।
उदाहरण के तौर पर मुझे लग रहा है अभी आपकी प्रवक्ता के तौर पर नई नई नियुक्ति हुई है, मैं तभी उदाहरण जानना चाह रहा था कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये नाम फाइनल, इनको जिला अध्यक्ष, ये कमेटी गठन और ये प्रदेश प्रभारी ने कहा नहीं, रोक लगाओ उसको तुरंत। हिम्मत कैसे हुई मेरे से पूछे बिना आपने जो है ऐलान कर दिया ये सब? कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है। इसमें जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता वहाँ पर हैं, ब्लॉक के जो हमारे जोशी जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे पूरा जोशी जी फीडबैक लिया जाएगा। उस आधार पर जो है उसका प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। जोशी जी जी मैंने जीता जागता लोकतंत्र कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के अंदर स्वयं अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं जी। ठीक, वो जो लोकतंत्र है ना, जो जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हो, मैंने खुद देखा है, जिसमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लात घूस से सब कुछ है उसमें। नहीं, वो तो देखो लोकतांत्रिक तरीके से कई चीजें होंगी, कई नहीं वो लोकतांत्रिक तरीका है, वो मैं जानता हूं। आपके प्रदेश कार्यालय में मैंने खुद देखा है लाइव, मैंने लाइव देखा है। जो एक तरीके से मतलब नीचे लेवल से, बूथ लेवल से हमारे कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिलता है, उसके बाद जो ब्लॉक स्तर पर हमारे पदाधिकारी होते हैं, जिले स्तर पर जो होते हैं, तब जाके वो हाईकमान को उस नाम को भेजा जाता है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है जोशी जी अभी आपने नई नई कमान संभाली है। एक मथुरा जोशी जी, उनसे पूछना, वो आपको विस्तार से थोड़ा समझाएंगे। कौशिक जी, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहले बूथ तय होता है, फिर वो ऊपर जाता है मामला, फिर उसके बाद हाईकमान, फिर 10 जनपद से तय होता है, कुछ इस टाइप का इन्होंने समझाया। एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर उसके बाद हनी जी आपके पास आ रहा हूं। कौशिक जी, मुझे याद आया 2022 का चुनाव तय हुआ, हरीश रावत जी ने कहा कि मैं रामनगर से लड़ूंगा। ठीक, वहां बवाल हो गया, एक वीडियो आ गया और ऑडियो आ गया, बात बनी नहीं। तो उन्होंने कहा किस सीट पर लड़ा जाए, उन्होंने कहा कि मन की मौज है, लाल कुआं से लड़ देंगे। ठीक, दुर्गा पाल जी ने कहा कि नहीं हम जितवाएंगे आपको, लड़िए। एक मिनट जोशी जी, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं आपको सर, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं ना कैसे होता है सिलेक्ट, बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। उस समय प्रियंका जी ने एक नारा दे रखा था, लड़कियों लड़ सकती हूं। अब हैरानी की बात यह कि मन की मौज ये नहीं कि आपका मन किया तो आप लाल कुआं चले गए, मन की मौज ये कि कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो गया और महिलाओं लड़की लड़ सकती हूं। संध्या को क्या नाम था वो, संध्या शायद, टिकट दे दिया और उसके बाद बोले नहीं मैं लड़ूंगा, काट दो टिकट काट दिया, बोले वो महिला और लड़कियों लड़ सकती हूं, बोले वो तो उत्तर प्रदेश में कहा था, यहां नहीं है ऐसा कुछ। ऐसे होता है सिलेक्शन, ऐसे बनते हैं कैंडिडेट। और बोले किसको, बोले लड़की लड़ सकती हूँ तो बेटी को लड़वा दो। पार्टी है तो ये छोट-मोट ये चीजें तो लगी रहती हैं। हाँ जोशी जी, लगी रहती है। ठीक, हनी जी, मैं चुनाव लड़ूं, हनी जी, नहीं लगी सर, लगी रहती, ठीक है। जब आप लड़कियों लड़ सकती हूँ वाले फॉर्मूले पर अपनी बेटी को चुनाव लड़वा सकते हो, तो कमलेश रमन जैसे कार्यकर्ताओं को भी आपको चुनाव लड़वाना चाहिए था फिर। ठीक है जोशी जी, तो ये पैमाना अपने ऊपर मत रखिए सिर्फ। मैं जवाब दूं तिलक जी? हनी जी, ये मामला तो बड़ा गंभीर है केदारनाथ वाला, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये बोगड़ा जी कह रहे थे मंच से खड़े होके, कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए ठीक है, बद्रीनाथ हार गए तो भी ठीक है, लेकिन केदारनाथ मत हारना। बड़ा मामला गंभीर है। हमारे शीर्ष नेता हैं, जननायक हैं, और उन्होंने अगर अपने कार्यकर्ता के सामने किसी भी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक हमें शिक्षा दी है, तो उस शिक्षक से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि इन जगह से अगर हम हारे हैं तो अब आप लोगों को कमर कसनी चाहिए और किसी भी हाल में केदारनाथ चौक को जीतना है। जनता के दिल में अपना प्यार, अपनी चीजें, अपनी संवेदनाएं बताइए, अपने योजनाओं के बारे में जानकारी दीजिए। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ तिलक जी, अभी आप जो बोल रहे थे यही स्टेटमेंट सेम टू सेम मैं देना चाह रही थी। हनी जी, जी सुने, महिलाओं के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मुखर होकर पुतला हनी जी, जी
एक मिनट तिलक जी, हनी, एक महिला को टिकट देने में, एक मिनट तिलक जी, मैं जोशी जी से कुछ कह दूं। एक महिला को टिकट देने में आपकी पार्टी पीछे हट जाती है। लड़की और लड़की लड़ सकती हूँ का नारा यूपी में चुनाव के दौरान ही खत्म हो जाता है। उसके बाद लड़की के लिए लड़ना तो क्या, उनको टिकट तक देना आपकी पार्टी सही नहीं समझती है। और बूथ लेवल तक आपने बहुत बार इस बार डिबेट में बोला, बूथ लेवल तक आपके कार्यकर्ता है कहाँ? आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक हैं तो बताएं। बूथ लेवल तक आपके कार्यकर्ता है नहीं, और जो कार्यकर्ता आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो बिना एआईसीसी की संस्कृति के बनाते हैं। एक मिनट जोशी जी आप बोल रहे थे, मैं शांतिपूर्ण तरीके से आपकी बात सुन रही थी। तिलक जी प्लीज थोड़ा सा कहिए, 1 मिनट मैं जवाब दे दूं। देखिए ऐसा है जोशी जी सुने, 1 मिनट सुने। जब हरिद्वार की बात आई तो किसी महिला के सम्मान के लिए वो खड़े नहीं हुए, अपने आप हरीश रावत जी ने ऐलान कर दिया और अपनी रैली निकाल दी। वहां से अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई थी और उन्होंने हरिद्वार में रैली निकाल दी थी। ये है आपका संगठन, और आप बूथ लेवल की बात करते हैं। दूसरा आपका संगठन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आपके नहीं क्यों ना बताएं, विपक्ष की पार्टी है, हम सत्ताधारी पार्टी में है, और विपक्ष जो झूठी अपनी अफवाह फैलाती है उसके बारे में बताना हमारा फर्ज है। अभी आपने दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का उस प्रदेश का सब कुछ होता है, एक तरीके से मालिक होता है उस पार्टी को, संगठन को एकदम सुदृढ़ करके चलने का। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष अगर लिस्ट जारी करते हैं एआईसीसी की बिना संस्तुति के जारी करते हैं तो उसको आपके प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है। और पहली बार नहीं हुआ है, पिछले प्रदेश प्रभारी को यहाँ के कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखकर दी थी और आपको जानकारी वाकई में नहीं है। जोशी जी मैं पूरी तरीके से आपसे सांत्वना व्यक्त करती हूँ कि आपको जानकारी का अभाव है। आपके पुराने प्रदेश प्रभारी को यहाँ से आपके कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी थी कि ये प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ। एक मिनट महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, एक मिनट करके आइए। एक मिनट जोशी जी का ऑडियो नीचे। कौशिक जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन हनी जी क्योंकि लाइव में कमेंट आया, वो आपने अभी थोड़ी देर पहले जननायक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो किसके लिए किया था? जिनकी बात आपने कही थी हमारे विजय बहुगुणा जी की। 1 मिनट जोशी जी आपके काम आएगा, सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ कुछ कहा था, किनके लिए जननायक शब्द का इस्तेमाल किया था? हनी जी आपने अभी बोला कि आपको आपकी पार्टी के विजय बहुगुणा जी ने ये बात बोली कि ये हार गए वो हार गए, तो इसमें करिए, तब मैंने उसका स्टेटमेंट आपको दिया है कि अगर हमारे पार्टी के पदाधिकारी प्लीज एक मिनट प्लीज, अगर वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी होते हुए अगर वो बोलते हैं कि आपको चुनाव में बिगुल फूकना है और इस तरीके से फूकना है कि आपकी विजय हो, तो वो एक हमें बताते हैं, एक तरीका सिखाते हैं। पुराने राजनीति के अच्छे खासे उनको ज्ञान है, उन्होंने अगर हमें कोई जानकारी दी है, कोई बात बताई है, तो वो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी का इस्तेमाल किया। तिलक जी देखिए, अगर हमारे पार्टी के पदाधिकारी किसी मीटिंग में बैठ के हमारे पार्टी के पदाधिकारी को कोई चीज समझाते हैं, बताते हैं, तो उस पर हमारे यहाँ सिर फूटा फुटवल नहीं होता है। हनी जी वो हमारे यहाँ जननायक है ना, आपसे वही पूछ रहा हूं। जननायक है ना जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया? क्या कह रहे हैं? जननायक है ना जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया? देखिए जननायक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो फिर विजय बहुगुणा जी का शब्द का इस्तेमाल किया ना आपने, जन नेता जननायक। मेरा तात्पर्य पूरी तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। विजय बहुगुणा जी जननायक नहीं है। देखिए ऐसा है, हमारे पार्टी के अच्छे खासे नेता हैं, थोड़ी देर पहले। देखिए ऐसा है तिलक जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को अगर कोई सूत्र दिया है तो उसको लेना हमारे लिए मेरे को लगा कि आखिरकार जन नेता कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने 2013 में तो उन्हें कफन चोर कहा, तो फिर जन नेता जननायक कैसे हुए? आप ही ने तो कहा था ये कफन चोर हैं, आप ही के नेताओं ने कहा था। 5 दिन तक सदन नहीं चलने दिया, आपने कहा ये आपदा घोटाले महाचोर, घोटालेबाज, कफन चोर, ये शब्दों का इस्तेमाल किया था आप लोगों ने इन्हीं के लिए।
पूरी पार्टी के लिए किया था, पूरी पार्टी के लिए किया मुझे था लगा तिलक कि जी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक पूरी पार्टी के लिए किया था ओके, तिलक ओके, जी। ओके। कांग्रेस पार्टी ने जो किया था अच्छा मैं तभी कहूँ आपने जननेता शब्द का इस्तेमाल किया तभी ओके कौशिक जी आपकी कांग्रेस पार्टी ने आपदा के समय भी अवसर ढूंढा था। कौशिक जी, आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। केदारनाथ में उपचुनाव में आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे हावी होगा? सबका ऑडियो नीचे सिर्फ कौशिक जी का रहेगा। हनी जी ने नहीं कहा, जनता को मैं बता दूं, हनी जी ने कंफ्यूज हो गई होगी जनता। हनी जी ने विजय बोगड़ा जी को लेकर जननेता नहीं कहा था, उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था जननेता, उन्होंने बोगड़ा जी के लिए नहीं कहा था। ओके बोल दिया मैंने हनी जी, मैंने बोल दिया, जनता कंफ्यूज हो गई जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था। एक मिनट कौशिक जी, क्या लगता है आपको केदारनाथ में कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है उपचुनाव में? कौशिक जी जी कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है उपचुनाव में? अब मुद्दा तो क्या होना है, कांग्रेस तो आगे वो सोना चोरी को जो मुद्दा बना रही है उसके लिए यात्रा निकाल रही है और यात्रा का नाम लिख दिया उन्होंने जो है केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा। तो मतलब जो है वो केदारनाथ की प्रतिष्ठा कांग्रेस ही जो है वो बढ़ा सकते हैं या उसे कायम रख सकते हैं, ये तो उनका विषय है। अब भाजपा का तो अपनी जो है अपनी प्रतिष्ठा बचाने का जो है वो सवाल पैदा हो गया है। और जहां तक भाजपा प्रवक्ताओं का है तो जब वो भूतपूर्व कांग्रेसियों का या बचाव करने के लिए मजबूर होते हैं बेचारे, तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं और वो औरों को भी कंफ्यूज करते हैं। नहीं नहीं कौशिक जी, वो मैंने क्लियर कर दिया, वो आपको भी लगा होगा, मुझे भी लगा था कि वो शायद जन नेता बोगड़ा जी को कह रही हैं। वो कह रहे नहीं हमने उनके लिए नहीं कहा जन नेता। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता भंडारी वाले मामले में अंकिता भंडारी को लेकर डोम श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखेंगे, ये भी घोषणा करी है। तो वीआईपी भी पता चल गया हनी जी? क्या होगा कि महिलाओं के अदालत में मामला है, वो किस तरीके से आएगा, हम लोग कहीं से बचाने का प्रयास नहीं कर रहे तिलक जी। अगर वीआईपी के नाम कोई होगा तो निश्चित तौर पर खुलासा होगा। अगर होता तो मैडम अब इतने साल गुजर गया, होता तो पक्का वीआईपी आता ना, वीआईपी है ही नहीं कोई। अदालत में मामला पेंडिंग है और जो चल रहा अभी तक वो जमानत पे भी बाहर नहीं है। जोशी जी फाइनल कमेंट आपका, वो जेल नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा आपका सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों में? जोशी जी क्या मुद्दा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, आज जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, अभी हिना जी कह रहे हैं तो महिलाओं का सम्मान भाजपा में होता है। तो आज के देश में जब भाजपाओं के जो ब्लॉक लेवल ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी दुग्ध संघ के अंदर उन सब महिलाओं के खिलाफ इतने बड़े आरोप उन पे लगे हैं। महिलाओं जोशी जी थोड़ा ना पढ़ के आते आप तो निश्चित तौर पर आपसे डिबेट करने में मजा भी आता। किसी भी तरीके से पार्टी के लोगों ने उन लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया है। थोड़ी सी ज्ञान हनी जी ने कहा है कि भाई हमारी पार्टी में सबसे बड़ा मुद्दा ओके जोशी जी मैं समझ गया आपकी बात। हत्याकांड से लेकर तमाम महिलाओं के हाँ उठाइएगा मुद्दा, बिल्कुल उठाना चाहिए। एक सबका ऑडियो नीचे। हनी जी ने कहा है कि निकाय चुनाव हो या फिर केदारनाथ का उपचुनाव, कम से कम जो प्रत्याशी होगा उसका कैरेक्टर देखा जाएगा कि कोई अपराध महिला अपराध टाइप वाले मामले में लिप्त ना हो, इस टाइप का तो कम से कम देखा जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका, कौशिक जी आपका और हनी पाठक जी आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।